महाबहस में हम बात करेंगे सियासत की फैमिली ट्री, फिर बहस छिड़ी। लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। किस तरह से उन्होंने लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में तब्दील कर दिया, ये किसी छिपा नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली पीढ़ियों में कौन होगा, ये अभी से तय है। लाभ के पदों पर कौन होगा, ये अभी से तय है। सैफई परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी की कल्पना आप कुछ नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी में नेतृत्व विरासत से नहीं, संघर्ष की परंपरा से आता है। जिस तरह से आदरणीय नेताजी जेल गए कई बार, उन्होंने गरीब किसान की आवाज लगातार उठाई, उसी तरह से श्री अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग उन्हें फांदनी पड़ती है, फिर भी फांद रहे हैं, और वो लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से जनता ने उनको चुना है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है, और जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को 37 प्लस गठबंधन की 43 सीटें लोकसभा में जिताकर ये आशीर्वाद दिया। प्रदेश की जनता ये सब जानती है, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और सपने देखने का जहां तक आपने की समाजवादी पार्टी, सपने समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत दिनों से देख रही है। आपने 2017 में भी देखा, 2 युवाओं की जोड़ी आई थी। 3 साल की जो लंबी लड़ाई में उन्होंने हर कदम पे जो हमारे परिवार का साथ दिया, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में समाजवादी पार्टी एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने हमारे उपचुनाव में मेहनत करी, सीसामऊ की जनता का, जिन्होंने मेरे ऊपर पुनः विश्वास करते हुए विधायक बनाया हमारी बेगम को। अब जाके एयरपोर्ट पर क्या साफ कर रहे हैं तुम्हारी बिरादरी को? खाना बोलो, तेज बोलो। अब पूरे देश का जितना होटल बा, खाना खाना और खाना बनाना। अच्छा, मार भाई को क्या दिख रहा है? तेज बोलो, बोलो। यादव भाई को क्या दिखता था? दूध खाना, घी खाना, कसरत करना, पहलवानी करना, अखाड़ा जाना, अब भैंस चराना। अभी क्या दिख रहा है? बोला हो। तो बिहार में चुनावी उठापटक के बीच महागठबंधन ने सेम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के साथ ही एक बार फिर से विपक्षी पार्टी कांग्रेस, आरजेडी, खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर परिवारवादी होने के आरोप लगने लगे। बीजेपी ने तंज कसते हुए सपा को परिवारवादी पार्टी कहा, तो वहीं आंकड़ों की अगर बात करें तो परिवारवादी राजनीति से आए हुए चुने हुए प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा प्रतिशत समाजवादी पार्टी का ही है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी आंकड़ों में काफी आगे हैं। अब इस माहौल के बीच सवाल यह कि नेताजी के बच्चे राजनीति में सबसे अच्छे और तेजस्वी राहुल अखिलेश परिवारवाद पर क्लेश। इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ओम सुधा जी दलित चिंतक हमारे बीच में है, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट यतेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल यही कि नेताजी के बच्चे राजनीति में सबसे अच्छे, वो कार्यकर्ता जो पूरे साल पार्टी का झंडा उठाते हैं, माइक लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, पार्टी के सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं, क्या उनमें से किसी में भी ये काबिलियत नहीं? सिर्फ नेताजी के बच्चे ही राजनीति में अच्छे हैं। सवाल ये, तेजस्वी राहुल अखिलेश परिवारवाद पर क्लेश। जैसे तेजस्वी यादव को सीएम फेस के लिए अनाउंस किया गया, उसके बाद बीजेपी ने इस पर तंज कसा, परिवारवाद के मुद्दे को उठाया। और आंकड़ों की बात करें तो जनप्रतिनिधि जिस पार्टी में सबसे ज्यादा एक ही परिवार से आते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। तो सवाल यही, समाजवादी सबसे बड़ी परिवारवादी है क्या? तो चर्चा की शुरुआत, और इसी को सवाल के तौर पर सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी आप ही के सामने रख रहे हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, महागठबंधन में सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव को अनाउंस किया गया है, और उसके बाद फौरन बीजेपी की ओर से हमले शुरू हो गए, और वही परिवारवाद कि भाई ये जो तीनों पार्टियां हैं, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सिर्फ परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है। तेजस्वी यादव का चेहरा आना, और जिस पार्टी से सबसे ज्यादा ऐसे प्रतिनिधि निकलते हैं जहां एक ही परिवार से जुड़े लोग हैं, उसमें सपा सबसे आगे आंकड़ों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताना भूल गई कि जेडीयू जो है उसमें 35% परिवारवादी लोग हैं, लेकिन उसकी बात क्यों करेगी? वो कर ही नहीं सकती है भाई। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व विरासत से नहीं, संघर्ष की परंपरा से आता है।
आदरणीय नेताजी का आपने देखा किस तरह से उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की, कमजोरों की आवाज उठाई, जेल जाना पड़ा, गए। उसी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उन्हें पुलिस की बैरिकेडिंग फादनी पड़ती हो, लेकिन जनता को न्याय दिलाने के लिए कोई कहीं पीछे नहीं हटते हैं। वो एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने लाखों किलोमीटर साइकिल चलाई होगी। जनता अपना नेता चुनती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनता अपना परिवार से बहुत परिवार नहीं नेता चुनता है, और जनता ने आपकी पार्टी में है ना ऐसे लोग, इस बात को तो आप स्वीकार रहे हैं ना, भले ही आप भाजपा पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन है ना आपकी पार्टी में। बोलने क्यों नहीं देते? मैं बोलने दे रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप चुनावी मंच पर खड़े हुए हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरी बात सुनिए, आपने समाजवादी पार्टी का नंबर सबसे आगे है आपने परिवारवाद में। मैं आपने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे रहा था। मुझसे आप सवाल थोड़ी पूछेंगे, सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, उस पर जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं कितने किलोमीटर साइकिल चलाई, वो सब बचा कर रखिए, अभी आ रहा है बीजेपी की तानाशाही करती नहीं चलेगी। एक सेकेंड अनुराग जी, सवाल पर रहिए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, और डिसेंसी पकड़ कर रखिए। सवाल पे तो रह रहा हूँ क्या? नहीं, इसे बताइए। एक सेकेंड, आपसे क्या सवाल पूछा गया है? आपको चुनावी भाषण देने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। मैंने आपसे ये पूछा कि समाजवादी पार्टी का नंबर सबसे अव्वल है परिवारवाद के मामले में, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। भाजपा के भी 18% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो परिवार से आते हैं, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब दीजिए पहले। और आप बीच में कूद के एक सेकंड, कोई नहीं कूद रहा, आप प्रश्न का जवाब दीजिए। डिबेट होती है, आप पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, मुझे डिबेट मत सिखाइए, प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको आगे बोलना है या मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ बढ़ूं? थोड़ा रुक कर बोलेंगे आप। पत्रकारिता पढ़ी आपने की होती है तो आपने पढ़ा होता। पत्रकार जो होता है, मुझे मत पढ़ाइए पत्रकारिता। आप प्रवक्ता है, सवाल से भागिए मत। पहले नंबर पे आप इसे सवाल पूछा गया है, जो आपको देख रहे होंगे दर्शक, वो क्या सोच रहे होंगे? सवाल पूछते हैं बीजेपी की तरफ से, उत्तर का इंतजार। एक सेकंड, बीजेपी से भी पूछा जाएगा ना। आप अपनी बारी पर बोलिए ना। मुझे लग रहा है मुझे फिर से टाइमर लगाना पड़ेगा अनुराग जी। सबसे ज्यादा समय आप ही को चाहिए, दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी आपको बोलना है और सवाल का जवाब भी नहीं देना। मैं स्टॉप वॉच लगा रही हूँ, 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड, जवाब दीजिए सवाल का। 30 सेकंड बचाने के लिए ये पत्रकारिता आपकी है। 30 सेकंड आपको जवाब देना है। 30 सेकंड खत्म होते ही मैं मूव कर जाऊंगी। मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन बीच में टोकिएगा नहीं। 30 सेकंड मत लगाइए। प्रश्न का जवाब बैठे। मैंने आपसे बोला कि जेडीयू में सबसे ज्यादा 35% परिवारवादी लोग हैं, लेकिन इस देश के अंदर में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है, और जनता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 37 प्लस 43 सीटें मिली है लोकसभा में। जनता ने दी है, परिवार ने नहीं दी है। और बीजेपी की टाई करके मात्र 33 सीटें आई हैं। पूरा संघर्ष कर रहे थे बीजेपी के लोग। बीजेपी में परिवारवादी 22% परिवारवादी लोग हैं। हम उसमें जाने नहीं चाहते, क्योंकि जनता के सामने, जनता जब लोकतंत्र है तो जनता अपना नेता चुनती है। 43 सीटें श्री अखिलेश यादव जी लेके आए हैं। आप चूंकि आप विकास की राजनीति नहीं करना चाहते, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करनी चाहते। भारतीय जनता पार्टी ना महिलाओं समस्या की बात करेगी, ना मेडिकल के जिससे सरकारी व्यवस्था बात करेगी, फिलहाल के लिए समय खत्म अनुराग जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। चुन रही है, इसलिए आपके पास एसएन सिंह जी, बिहार के चुनाव में जो विपक्षी गठबंधन है उसका जो सीएम का चेहरा है वो तेजस्वी यादव है। अब उसके बाद आपने फौरन अटैक किया कि परिवारवाद हो रहा है। आंकड़ा मेरे पास है, समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवार वाले जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, फिर आरजेडी और बीजेपी में भी 18% से ज्यादा है ये आंकड़ा। अरे बताइए समाजवादी। एक सेकेंड, आप शांत रहिए ना अनुराग जी। हाँ, मैं पूछ रही हूँ ना सवाल, शांत रहिए आप, अपनी बारी पर बोलिए। भदौरिया जी को आप शांत रहिए, डिबेट चलने दीजिए आप। मैं म्यूट नहीं कराती किसी को टेक्निकल, अनुशासन में रहिए। भदौरिया जी को आप कम आंक रही है। परिवारवादी थोड़े जवाब सुनिए। महापरिवारवादी कई होती तो खुश होते। भदौरिया जी को आपने परिवारवादी पार्टी करके इनको बहुत छोटा बना दिया। इनका ऑडियो मैनेज करिए, मैं जब नाम लूंगी। मैं दोबारा भदौरिया जी मैं महापरिवारवादी कहता हूँ। आप खुश हो जाइए, पानी पीजिए और अपने टर्न पे बोलिएगा। ये लोग परिवारवादी नहीं है, महापरिवारवादी। जब देने का मौका आएगा, नेताजी परिवारवादी जब तक नहीं थे तो लोगों ने नहीं कहा, लेकिन जब चाचा को, फिर दूसरे चाचा को, फिर ताऊ को, ताऊ के लड़के को, बहन को, भांजी को, बेटी को, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक की, रक्षा मंत्री तक की सारी कुर्सी अगर एक परिवार को चाहिए ना, तो ये परिवारवाद नहीं, ये समाजवाद का महापरिवारवाद होता है। जो जब भी परिवारवाद की बात होती है तो ये दलील दोनों तरफ से आती है। अभी आंकड़ा भी दोनों तरफ का है। बीजेपी के भी 18% से ज्यादा आंकड़ा है कि कौन कौन से लोग एक ही परिवार से आ रहे हैं, लेकिन दलील ये आती है, जो अभी अनुराग भदौरिया भी बोल रहे थे कि भाई चुनती तो जनता है ना, वोट तो जनता देती है, मोहर तो जनता लगाती है।
दरअसल हम भदौरिया जी की तरह इधर उधर डिबेट थोड़े ना होंगे, हम पढ़ लिख कर आते हैं, बताना जानते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर परिवार में, लालू जी के परिवार में, जो आज राहुल जी के परिवार में होता है कि परिवार के नाते कुर्सी मिलती है, लेकिन अगर अपने मेहनत के बल पे कोई पाता है तो उसको परिवारवाद नहीं करते हैं। आप बताइए अखिलेश जी, ठीक है, 10 मेहनत सेकंड के बल पे conclude करिए, पाए थे क्या? मेहनत के बल पे तो शिवपाल यादव जी को मिलना चाहिए। और मैं कह रहा हूं अगर परिवारवाद होता तो आप बताइए, मध्य प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री, राजस्थान में कोई और, छत्तीसगढ़ में कोई और, अलग अलग जाति धर्म के लोग मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है अगर एसएन सिंह उत्तर जी, मैं प्रदेश में लौटूंगी 4 आपके बार पास। मौका मिला, हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह जी भी हैं। रवि प्रताप जी, आंकड़ा दोहराने की आवश्यकता नहीं, मैं 2 बार बता चुकी हूं कि कांग्रेस भी उसमें दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सपा है, फिर कांग्रेस है, फिर आरजेडी। ठीक है एसएन सिंह जी, मैं लौटती हूं आपके पास। फिर कांग्रेस है, आरजेडी है, उसके बाद भाजपा का भी नंबर है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि बिहार का चुनाव है, तेजस्वी यादव चेहरा है, परिवारवाद की बहस एक बार बीजेपी ने फिर से छेड़ी है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कार्यकर्ताओं, उनकी मेहनत, उनकी सेवा, उनकी डेडिकेशन का कोई महत्व नहीं, परिवारों का ही प्रभुत्व रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है आस्था जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के पास जब कोई मौलिक प्रश्न नहीं बचता है तो परिवारवाद पे आती है। इनको शायद मांझी जी का परिवारवाद याद नहीं आता है, चिराग जी इनको नजर नहीं आते हैं, इनको जयंत जी नजर नहीं आते हैं, इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नजर नहीं आते हैं, इनको अमित शाह जी नजर नहीं आते हैं, पीयूष गोयल जी नजर नहीं आते हैं, नहीं तो इनको रिजिजू जी नजर है। राहुल जी के बारे बता रहा हूं, जरा शांत रखिए, अब आपका समय हो गया है। राहुल जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस में नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी किसी सदन की सदस्य नहीं थी, और वहीं सरदार पटेल की बेटी को उन्होंने राज्यसभा से भेजा था। उसके बाद ये बताइए कि 89 से हमारा कौन सा व्यक्ति किसी पद पे रहा? जब 2024 में राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर के ये भी कहा कि हमारे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, और तब उन्होंने जो देश में जागृति जगाई, उसकी जागृति से आज हम 45 से 100 पे पहुंचे। और आप अभी अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, मुलायम सिंह के जमाने में कभी 36 सीट नहीं मिली थी, अखिलेश यादव के दम पे मिली थी। और राहुल जी के बाद अगर आज चिराग वहां एक्सेप्टेड, आज वहां अगर तेजस्वी एक्सेप्टेड है बिहार में, तो अपने दम पे हैं। आप क्या परिवारवाद में जो लोग हैं, यहां लखनऊ में ना राजनाथ सिंह जी अपने लड़के को लॉन्च करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता लिखते हैं नीरज जी को, कहां के वरिष्ठ नेता हो गए बताइए? आपके यहां नजर नहीं आता, कुमार स्वामी जी नजर नहीं आते, अकाली दल नजर नहीं आता, सबके पास एक दूसरे का आंकड़ा है। और मूल सवाल यही है, यतेंद्र, मैं आपका रुख करती हूं कि क्या एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा छेड़कर बीजेपी ने रणनीतिक रूप से सही किया? क्या पूर्व में भी हमने देखा है, जब जब ये बहस छिड़ी है, दोनों तरफ के आंकड़े सामने आते हैं। क्या इससे कोई लाभ हुआ है या कोई परसेप्शन क्रिएट हुआ है, इससे कोई फायदा हुआ है? देखिए, अगर आप चुनाव देखेंगे और परिवारवाद का जो मुद्दा है, खासकर भारतीय राजनीति में, उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है। और राजनीतिक दलों को ये मुद्दा बनाने में अपने अपने हित नजर आते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी कि नए किरदार तो बदलते रहते हैं, लेकिन नाटक वही पुराना चलता है। अब बीजेपी भी किस मुंह से परिवारवाद पर निशाना साधेगी? क्योंकि जीतन राम मांझी जो उनके सहयोगी दल है, चिराग पासवान, और खुद बीजेपी में कई सारे नेता ऐसे हैं जिनको अपने पिता के या बाबा के नाम पर टिकट मिला, यानी परिवारवाद की वो भी वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुद्दा छोटे नेताओं पर नहीं जाता, मुद्दा जाता है बड़े नेताओं पर। तेजस्वी बड़ा उदाहरण है, उनकी मां राबड़ी देवी बड़ा उदाहरण है, क्योंकि लालू यादव को कोई बड़ा चेहरा अपनी पार्टी में ना उन्होंने बनने दिया, ना बनने देंगे, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया। इस वजह से परिवारवाद का मुद्दा है। कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे कि इंदिरा गांधी तब बनी जब नेहरू नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी आप देखिए, राजीव गांधी, उसके बाद देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अब प्रियंका गांधी। ये परिवारवाद का नहीं है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह को अपने बेटे नजर आए, उन्होंने तो कोई संघर्ष नहीं किया, मुलायम सिंह ने बड़ा संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए, कभी उन्होंने संघर्ष, कभी धरना प्रदर्शन में आपने देखा जिस तरह से मुलायम सिंह ने जो धरती पकड़ उनको बोलते थे, जिस तरह का स्वाभिमानी नेता उनको बोलते थे, क्या उस तरह, हाँ अब जरूर वो अपोजिशन में तो वो अब संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बने वो मुलायम सिंह के बेटे के नाम पर। ऐसे बीजेपी भी अछूती नहीं है, ना जेडीयू अछूती है, यहाँ पर इस तरह के नेता है। और परिवार इक्वल टू, यानी परिवार के बराबर राजनीति है। और ऐसे दल, खासकर छोटे दल जिनमें है, उनमें परिवारवाद चरम पर है, और वो उससे अछूत कहा ही नहीं जा सकता, ना वो उससे अछूत हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वंशवादी परंपरा उसी से बढ़ रही है। ठीक है, अनुराग जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि पत्रकार महोदय, हमें समझ नहीं पाया कौन बोल रहे हैं, उनको नहीं पता है कि श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनने के पहले लाखों किलोमीटर साइकिल यात्रा कर चुके थे, और वो प्रभारी थे
लगातार यूथ के साथ मिलकर यूथ प्रभारी थे। सर वो और चुनाव लगातार के समय था, चुनाव से पहले कभी उन्होंने कोई नीचे से जिलाध्यक्ष बनकर आए? क्या वो प्रदेश के किसी सदस्य के तौर पर भी रहे? डायरेक्ट बना दिए ना। ये तो राहुल गांधी के लिए भी कह सकते हो, वो भी पदयात्रा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेताजी मुलायम सिंह मैंने बीजेपी वालों के लिए भी बोला है, मैं जेडीयू वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी खड़ी की, साइकिल चला कर गांव जाकर के उस पार्टी की नींव रखी, उसको मजबूत किया और उसको फर्श से अर्श से, जिसे कहते हैं ना कि जमीन से लेकर आसमान तक उठाने का काम किया। व्यक्तिगत वो वाली जो जर्नी थी, वो वाली जर्नी नहीं रही। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, बोलिए आपको सुना जा रहा है। बीच में नहीं बोला, तथ्यों को सही तो रखिए अनुराग जी। मैंने सुना ना, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अरे सुनिए सर, अच्छा 20 सेकंड दलित चिंतक भी इंतजार करें। बोलिए अनुराग जी 20 सेकंड, उसके बाद ओम सुधा जी का। मैं अपनी बात कह लूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद का मतलब समझिए। अपना दल परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार है, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी की सरकार चला रहा है, राजभर जी परिवारवादी के साथ सरकार चला रहा है, चिराग पासवान परिवारवादी के साथ सरकार चला रहा है, शिवसेना, टीडीपी, पीडीपी, चौटाला जी के साथ, किसके साथ मिलकर सरकार नहीं चला रही? सब परिवारवादी पार्टियों के साथ सत्ता चलाते हैं। जेडीयू 35% परिवारवादी को लोगों को वहां पे उसमें फिर भी उनके साथ सत्ता चला रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि उनके पास मुद्दे नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, बेरोजगारी, महिला जिस तरह के फैली हुई आस्था जी 10 सेकंड दीजिए ना। आस्था जी 10 कुछ नहीं, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त Conclude करिए अनुराग है। जी, जिस तरह से वहां पे conclude करिए। माहौल है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर फेलियर ठीक है, है, इस पे ऐसे चर्चा सिंह नहीं जी कर बोलिए। सकते, इसलिए परिवार बोलिए, उसके बाद मैं ओम सुधा जी का रुख करती हूँ। आस्था जी मैं कह रहा हूँ ये तो सम्मान का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर परिवारवादी पार्टी कोई कह रहा है, महापरिवारवादी पार्टी कोई कह रहा है, तो सम्मान का विषय है। किसी दूसरे के कहने पे आपने चाचा को मंत्री नहीं बनाया, ताऊ को मंत्री नहीं बनाया, आपने स्वयं ये निर्णय लिया कि हम परिवार को पार्टी चलाएंगे। दूसरी बात एक पूछना चाहता हूँ, 4 बार जनता ने सर आंखों पे बैठाने का कार्य किया, 4 बार मुलायम सिंह जी, दूसरी बार अखिलेश यादव जी। मैं डंके के चिट पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अनुराग जी से, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? वही दलीलें जो हम सुनते हुए आ रहे हैं। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। दलित चिंतक ओम सुधा जी हमारे बीच में एक टिप्पणी उनसे भी लेते हैं। ठीक है, आप लोग शांत रहिए। अनुराग जी शांत रहिए, आप लगातार दूसरे पैनलिस्ट के पीछे बोल रहे हैं। ओम सुधा जी पिछड़ों की राजनीति करेंगे, दलितों की राजनीति करेंगे, लेकिन जब चेहरा चुनने की बात आएगी, सीएम पद की बात आएगी, तो एक खास परिवार से ही एक चेहरा सामने आएगा। क्या कोई पार्टी में और दलित कार्यकर्ता नहीं था जिसने अपना जीवन खपाया हो पार्टी की सेवा करने में, पार्टी को आगे ले जाने में, लोगों के बीच जाने में? आस्था जी, मुझे लगा कि मुझे 100 पीस बनाकर आपने बिठाया है। माफी के साथ आप देख रहे हैं ना किस तरह कंट्रोल करना पड़ रहा है। जी जी जी, ऐसा है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब सपा का कम परिवारवाद है या कांग्रेस का ज्यादा है या बीजेपी का कम है, ऐसा कह के हम किसी को जो है क्लीन चिट नहीं दे सकते। इस हमाम में सभी नंगे हैं। और जहां तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है, मिल जाता है, प्रिविलेज है। आप बताइए प्रधानमंत्री हो जाएगा। आप बताइए भैया कि अमित शाह का बेटा जो है वो कौन सा क्रिकेटर था, कौन सा ओडीआई खेल कर आया, विश्व कप जीत गया। आप इधर उधर की बात पर मैं तो चुनौती देते हुए आपका नहीं कहता हूँ, मुझे कभी समय मत दीजिएगा, लेकिन इनसे एक सवाल पूछ लीजिए। आ गया जो क्रिकेट से एक सवाल पूछ लीजिए, इनको चुनौती देते हुए एक सवाल पूछिए। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी किस परिवार से आते हैं? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? किस परिवार से कोई आता है? अगर आप सत्संग भजन की तरह बीच में बोल रहा है, मैं आपको 10 सेकंड अलग से देती हूँ। लेकिन ओम सुधा जी, आपने लिस्ट बीजेपी की गिनाई, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी आप दलित चिंतक हैं, आप किसी विपक्षी पार्टी का भी उदाहरण देते, तब तो समझ में आता। आपने शुरुआत की कि हमाम है, सभी निवस्त्र है, पर नाम आपसे बीजेपी के नेताओं का ले रहे हैं। आप बीच में आने ही नहीं दे रहे हैं, तो बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, मैंने उनको शांत करा दिया है, मैंने शांत करा दिया है। आप अपनी पूरी बात रखिए। अब सुनिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। आपने शायद सुना नहीं, किसी का परिवारवाद कम, किसी का परिवारवाद अधिक, ऐसा नहीं होता है। इस हमाम में सभी नंगे हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद करती है। और जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अभी, उनको जवाब देकर मैंने कहा कि अमित शाह का बेटा कौन सा क्रिकेटर था जो कि वो अभी बीसीसीआई का हेड बन जाता है? आप बताइए। अनुराग सिंह ठाकुर का जो है बेटा कौन सा क्रिकेट खेलकर वर्ल्ड कप जिता के ले आया है? ये तो जो है प्रिविलेज है।
और ये प्रिविलेज सारी पार्टियां देती है, कुछ नया नहीं है ये भारतीय राजनीति में, ये होता है। इस हमाम में सभी नंगे हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं। और कोई तो दूसरे दलितों के का ऊपर हितैषी कौन है? इस हिसाब से इसको तो ऐसे विपक्ष को भी समझा कटघरे में खड़ा जाएगा, कर रहे हैं कि नहीं? इसको ऐसे समझा जाएगा। तो दलितों अगर पिछड़ों का मुलायम सिंह- असल हितैषी कौन है, वो मैं कैसे नहीं चुने? कह रहा हूं, आप बोलने इस ही हिसाब नहीं से देते। तो आपने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा अखिलेश किया यादव, है ना ओम सुधा जी? समाजवाद क्लियर अरे करिए, बोलने क्लियर। दीजिए। हाँ। समाजवादी पार्टी में अगर जो है मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को स्पेस मिल रहा है, तो लोक जनशक्ति पार्टी में भी रामविलास के बाद जो है चिराग पासवान आ जा रहे हैं। हम में तो और बुरी हालत है, जो मांझी जी की पार्टियां हो तो संधि समधन को भी जो है लाया जा रहा है। अशोक चौधरी, ये दलितों पिछड़ों की राजनीति का भी तो यही हाल है, और किसी एक पार्टी विशेष का नहीं कह सकते हैं। सब ठीक है, जगह 10 जो सेकंड। राजनीति में स्थापित हो गया, एक उंगली दूसरे की तरफ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, न दिखाए। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हर पार्टी में खटता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन ठीक है। कार्यकर्ताओं एहसान की सिंह जी, दुर्गति हर जवाब। पार्टी में। जवाब। दरअसल हमारे दलित चिंतक जी बातों को जलेबी की तरह इधर उधर घुमा दिए। पूछा गया परिवारवाद क्या होता है, पर हम कोई मकान बनाने जाएंगे तो ईंट गिट्टी बालू छड़ सीमेंट कहीं ना कहीं से लेंगे, लेकिन फिक्स कर देंगे कि इसी दुकान से लेंगे। हमने सवाल पूछा, भाई 4-4 बार मौका मिला, इसीलिए बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह का बेटा ही बनेगा, एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, एक ही परिवार का नहीं है। अनुराग 2 बार प्रधानमंत्री का मौका मिला। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी किसके परिवार से आते थे? उनकी राजनीतिक बिहार में जो है थी। बीजेपी आज हमारे ठीक है, प्रधानमंत्री जी ठीक है, किस परिवार से आते हैं? आज ओम एक ही सुधा राज्यों में जी, भारतीय ओम जनता सुधा पार्टी जी, की अब सरकार आप है, उनको बताइए इंटरप्ट कहाँ मत करिए परिवार ना। की सरकार है? लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, शांत रहिए ओम सुधा जी। राजनाथ सिंह का बेटा पोता, शांत रहिए ओम सुधा जी, अब आप इंटरप्ट मत करिए उनकी बात। आप जब बोल रहे थे तो उन्होंने सुनी ना आपकी बात। के बाद पूरी सूची है बीजेपी की बात कर रहे सब थे, परिवार स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात कर रहे थे। किसको आप पढ़ा रहे राजीव गांधी जी हैं? की अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर लाइए। चलिए यही सवाल अनुराग जी आपसे, दलित चिंतक अभी कह रहे थे कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली खुद पर भी आती है। इससे कोई अछूता नहीं है, चाहे वो सपा हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। हाँ, कि आम कार्यकर्ता की कोई मैंने तो हैसियत आपको पहले बोला कि इस देश के अंदर, अच्छा अनुराग जी को कहिए ना, देखिए मैंने घोषणा आपको कर पहले रहे बोला, थे इस कि देश के अखिलेश अंदर में ऐसे लोकतंत्र सिंह जी, है, आप शांत संविधान ने रहिए। लोकतंत्र से घोषणा देश करिए। चलता है, और लोकतंत्र में ऐसे सिंह जी, लोकतंत्र शांत में रहिए जनता आप। जिसको चुनती है वो नेता होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि अब वो हार रही है चारों तरफ। जब हार का डर सताने लगता है, उनके पास 2 ही मुद्दे होते हैं, नफरत की राजनीति करना और अपना भूल जाते हैं कि पूरी पार्टी के परिवारवादी पार्टी जिनको बोलते हैं उनके साथ सत्ता चलाते हैं। मैंने गिनाया कि भाई कुशवाहा जी के साथ आप निषाद जी के साथ सत्ता में हैं, अपना दल के साथ सत्ता में हैं, राजभर पार्टी जी के साथ सत्ता में हैं, और दिल्ली में भी तमाम जो परिवारवादी पार्टी जिनको आप बताते हैं उनके साथ आप सत्ता चला रहे हैं। अगर आप जेडीयू और टीडीपी से समर्थन खींच लें तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। परिवारवादी पार्टी नहीं बोलेगी, मैं आप दोनों को रोकना सरकार चली जाएगी। मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। और बड़ा सवाल ये है, हमारे साथ यतेंद्र शर्मा पैनल पर। एक सेकंड रुकिए अनुराग जी, रुकिए, मैं ऑडियो मैनेज नहीं कराना चाहती। यतेंद्र जी, ये बताइए कि क्या बिहार का चुनाव, जिसमें बहुत सारे मुद्दे उठाएगा, विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बीजेपी जो थी वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ी, डबल इंजन को जिस तरीके से आगे रखती आई है, पर अब क्या ये परिवारवाद की जो डिबेट छिड़ी है, या ये जो मुद्दा उठा है तेजस्वी यादव का चेहरा सामने आने के बाद, क्या उससे अब आम मुद्दे दब जाएंगे? क्या इस चुनाव में अब बहस या चर्चा किसी दूसरी ओर चली जाएगी? एक सेकंड अनुराग जी। आस्था जी, बीजेपी वालों से पीछे एनडीए का चेहरा कौन है? हाँ, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए अनुराग जी, आप रुक जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, तो अमित शाह अभी बिहार दौरे पर गए थे, उन्होंने पत्रकारों को बोल दिया था कि एनडीए में जो अगर शपथ लेंगे तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री पर लेंगे। अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है, आपकी जानकारी के लिए। शायद आपने खबर देखी नहीं है, हो सकता है 1-2 खबरें रह जाती हैं, लेकिन इसमें बड़ा दिलचस्प है, जब कांग्रेस की तरफ से जो पहले सीएम थे श्री कृष्ण, जब उनके बेटे का नाम आया कि उनका बेटा भी राजनीति में आना चाहता है, प्रस्ताव आया, तो श्री मेरे रहते मेरा बेटा राजनीति में नहीं आ सकता। एक पार्टी का चेहरा कौन, इनसे पूछो ना, बीजेपी प्रवक्ता घोषित प्रवक्ता है, इनसे पूछिए। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज होनी चाहिए। अब वही जड़ें, वही बड़ी गहराई से हर राजनीतिक पार्टी में, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, जेडीयू भी इससे अछूती नहीं है, आरजेडी तो खैर परिवार वाला घर बनी गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनी हुई है कि एक घर से सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष, ये सब कुछ उसमें दिखाई देता है। इसी तरह से आरजेडी में दिखाई दे रहा है।
लेकिन इसको लेकर अगर आप बीजेपी को क्लीन चिट दोगे तो वो भी नहीं, बीजेपी में भी इस तरह के लोग हैं। और जब प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलेंगे, गृहमंत्री अमित शाह, तो वो अपने घर में भी देखेंगे, उनके ऊपर भी कीचड़ उछलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सच में कार्यकर्ता मेहनत करता है, चुनाव के लिए सालों सालों मेहनत करता है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि उसकी मेहनत की जगह परिवार के नाम पर जो वंशवाद फैलाया जा रहा है, जो बेल फैलाई जा रही है, उसको टिकट मिल जाता है, तो उसमें नेताओं को सोचना चाहिए विकास के नाम पर परिवार का विकास इन चुनावों में होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, और बहुत से ऐसे युवा नेता हैं जो बहुत साधारण परिवार से आते हैं, उनकी अपनी एक जर्नी है, वो पार्टी की सेवा में सालों साल लगाते हैं, और जब टिकट की बात आती है या जनप्रतिनिधि बनने की बात आती है तो कोई ऐसे ही परिवार से नाम सामने आ जाता है। हाँ आस्था जी 10 सेकंड। आजम खान की घोषणा कर दीजिए। अभी बोल रहे थे साहब, वो बीजेपी के बारे में बोल नहीं पा रहे। ये कैसे राजनीतिक विश्लेषक है भैया? आजम खान जी के नाम की घोषणा कर दीजिए। नहीं बोल पा रहे चिराग के बारे में, नहीं बोल पा रहे शादी के बारे में, नहीं बोल पा रहे मुसलमानों का केवल वोट चाहिए। आपने सुना नहीं ना, आपकी दिक्कत यही, आप कंटिन्यूस बोलते हैं, आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है। आंकड़ा बताया गया है कि 18% से ज्यादा बीजेपी भी इसमें है, सबको कोट यहाँ पर किया गया है, और इसी पर बहस चल रही है कि एक उंगली दूसरे पर उठाई तो तीसरे पर उठाई। प्रधानमंत्री किस तरीके से बोलेंगे, गृहमंत्री अमित शाह किस तरीके से दूसरों पर आरोप लगाएंगे जब उनकी पार्टी में आप लगातार बोलेंगे तो आप मिस कर देंगे कि कौन क्या बोल गया। एसएन सिंह जी, देखिए मैं कह रहा हूं भदौरिया जी को तो खुश होना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि इनके परिवार में 24 लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी, पता नहीं क्या क्या थे। इतना बड़ा तमका मिला है भदौरिया जी, आप धन्यवाद दीजिए। समय खत्म हो रहा है। तो आपको इतना ही दिक्कत है तो काहे को सरकार चला रहे परिवारवादी के साथ? आजम खान को घोषित कर दीजिए, आजम खान को घोषित कर दीजिए। चलिए, ये बहस अनंत है, और जब जब ये मुद्दा छिड़ा है हमने देखा है आंकड़ों में हर कोई घिरा है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल होने के लिए। तो तेजस्वी यादव के चेहरे के ऐलान के साथ ही एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, आरजेडी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद होने के आरोप लग गए हैं। बीजेपी ने तंज किया है, परिवारवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को कहा है। आंकड़ों की बात करें तो परिवारवादी राजनीति से आए हुए चुने हुए प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा प्रतिशत सपा का है। कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी में भी बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो एक ही परिवार से आते हैं। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।